हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पीएफ अकाउंट्स के बारे में, जिसमें हम ईपीएफ के बारे में बात करेंगे, बीपीएफ के बारे में बात करेंगे, जीपीएफ के बारे में बात करेंगे और पीपीएफ के बारे में बात करेंगे और इनका कंपैरेटिव जो तुलनात्मक अध्ययन की अगर हम बात करें वो हम इसमें करेंगे। अगर आप भी ईपीएफ के बारे में जानना चाहते हैं, जीपीएफ के बारे में जानना चाहते हैं, या वीपीएफ के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर पीपीएफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो आपके सारे डाउट इसमें मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके बावजूद भी अगर आपने इसमें कुछ ऐड करना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसके बारे में बताएं कि इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा नहीं है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन, अगर आप मेरे YouTube चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे द्वारा अपलोड किए जा रहे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक वीडियो को जरूर करिएगा, इससे हमारा थोड़ा हौसला बढ़ता है। तो आइए बिना किसी देरी के करते वीडियो को शुरू। दोस्तों, तो बात करते हैं पीएफ की। पीएफ मीन्स प्रोविडेंट फंड, जिसे हिंदी में भविष्य निधि कहा जाता है। भविष्य निधि का मतलब वो होता है दोस्तों कि आपका जो पैसा है भविष्य के लिए कुछ बचा के रखना है। तो दोस्तों, इसके प्रकार है कुछ, यहाँ पे हम इसके प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें ईपीएफ की। 1952 में यह शुरू हुआ था और यह जो है ईपीएफ का मतलब है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। मतलब इसमें जितने भी है क्या होगा, एम्प्लॉयज आएंगे इसमें, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो यहां पे बात करते हैं पीपीएफ की। पीपीएफ का मतलब यहां पे पीएफ का मतलब तो यही है, प्रोविडेंट फंड, और इस पी का मतलब क्या है, पब्लिक, लोक भविष्य निधि जिसे कहते हैं, इसका मतलब वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ओके, इसकी शुरुआत भारत सरकार में 1968 में हुई थी। और जीपीएफ और बीपीएफ के बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा कि ये कौन से अकाउंट्स हैं। तो यहां पे अगर सबसे पहले हम बात करते हैं ईपीएफ की, इसमें एम्प्लॉयज जो है जहां भी काम करता है और उसके नियोक्ता द्वारा कंपल्सरी रूप में, बिल्कुल कंपल्सरी रूप में उनके जो सैलरी से जो है पैसा काटा जाता है। और वो ये कहते हैं कि ये जो पैसा है वो आपको आने वाले समय में हम देंगे, जब आप रिटायर हो जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद जो है हम ये पैसा आपको एक मुश्त देंगे, ठीक है, तो ताकि आपका भविष्य कैसे रहे, सुरक्षित रहे। ईपीएफ केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ही नहीं है, बल्कि प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉयज है। जिस भी कंपनी में 20 से ज्यादा कर्मचारी होते हैं वो कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर को ईपीएफ उनका काटती है ताकि वो भविष्य के लिए जो निधि है वो बची रहे। दोस्तों, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो ईपीएफ में गवर्नमेंट भी पैसा काटती है और इसमें जो बेसिक सैलरी का जो है 12% पैसा काटा जाता है। ओके दोस्तों, और ये 12% पैसा जो है उनके ईपीएफ अकाउंट में डाला जाता है। और ईपीएफ अकाउंट में डाला हुआ जो 12% पैसा है वो उनको रिटायरमेंट के बाद वापस मिलता है। और यहां पे अगर हम बात करें नंबर 3 में ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसको जो है कंट्रोल करता है। मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक गवर्नमेंट संस्था है श्रम मंत्रालय के अंडर, जो ईपीएफ को कंट्रोल करता है। मतलब ईपीएफ का संचालन, टोटल संचालन ईपीएफओ के द्वारा ही किया जाता है। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया कि ईपीएफ में जो है 12% ऑफ बेसिक सैलरी जो है इसमें काटी जाती है। ओके दोस्तों, तो इसमें इसका सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि जो इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो वो इसमें 8 से 9% मिलता है। कई बार ज्यादा भी हो जाता है और कई बार कम भी होता है, परंतु एक अन्य की तुलना में, या फिर एफडी की तुलना की बात करें, या पीपीएफ की तुलना में बात करें तो कहीं ना कहीं ईपीएफ में जो पैसा है वो इंटरेस्ट रेट है ज्यादा मिलता है। और जो आपका 12% जो पैसा होगा जब वो सेवानिवृत्ति के बाद वापस मिलेगा तो वो 8 से 9% उसमें इंटरेस्ट रेट के साथ मिलेगा। ओके दोस्तों, अगर हम इसकी मैच्योरिटी की बात करें तो वो होगी सेवानिवृत्ति, मतलब ये जो है रिटायरमेंट के बाद ही ये पैसा आपका मैच्योर मिलेगा। मतलब जो ईपीएफ का पैसा है, ईपीएफ अकाउंट का जो भी जितना भी पैसा है वो आपको सेवानिवृत्ति के बाद ही मिलेगा। ओके दोस्तों, और बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल की। ऐसा नहीं है कि सेवानिवृत्ति के बाद ही मिलेगा। अगर आपको जरूरत है, आपको मेडिकल फैसिलिटीज लेनी है, या अपने बच्चों की एजुकेशन करवानी है, या फिर
शादी ब्याह हो अपने बच्चों का या कोई भी जरूरत हो तो आप बीच में पार्शियल विड्रॉल भी इसका ले सकते हैं। परंतु इसके अगर हम बात करें तो मिनिमम जो है 5 वर्ष होना ही चाहिए इसमें आपको इन्वेस्ट करते करते, और उसके बाद ही आप पार्शियल विड्रॉल इसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डेट लायबिलिटीज की। डेट लायबिलिटीज का मतलब ये है कि अगर आपका पैसा, अगर आप कहीं से लोन लिए हुए हैं, बैंक से लोन लिए हुए और आप उस लोन को चुका नहीं पा रहे हैं तो आपका मामला कोर्ट जाता है, ठीक है, और कोर्ट आपकी जो संपत्ति है वो अटैच कर देता है। परंतु यहाँ पे ये जो ईपीएफ अकाउंट में जो भी जितना भी पैसा से कोर्ट इसको अटैच वहां पे नहीं कर सकता, मतलब ये पैसा बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम टैक्स की करते हैं, क्योंकि हर जगह ही टैक्स की बात होती है। जब आपकी इनकम होती है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि आपको टैक्स भी देना पड़ता है। तो टैक्स लायबिलिटीज की बात करें तो ये भी ट्रिपल ईपीएफ जो है निर्धारित है, मतलब एग्जाम्पशन 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 ना ही जब आपका पैसा काटा जाता है उस वक्त भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और जब आप पार्शियल विड्रॉल करते हैं उस वक्त भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और लास्ट में जब आपको जो है टोटल कॉर्पस मिलेगा जिसमें आपका जो जमा पूंजी 12% होगी और उसके बाद जो इसमें 8 से 9% इंटरेस्ट होगा वो ट्रिपल ई में आएगा, मतलब वहां भी उस में किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और उसके बाद हम नंबर 10 की बात करें तो 1 पर्सन 1 अकाउंट। ये आपको मैं बता दूं कि ईपीएफ का अकाउंट भी जो है एक एम्प्लॉय का या एक वर्कर का एक ही होगा। ओके दोस्तों, ये थी ईपीएफ के बारे में टोटल जानकारी। अब हम थोड़ी सी पीपीएफ के बारे में भी आपको जानकारी दे दें। पीपीएफ की जानकारी की अगर हम बात करें तो उसके लिए मैंने एक आपको अलग से वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा। परंतु शॉर्ट में हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि ये बात है, यहाँ पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, इसमें किसी प्रकार की एम्प्लॉय का होना जरूरी नहीं है या किसी कंपनी में होना जरूरी नहीं है। अगर आप चाहे तो आपकी कोई भी कमाई हो, चाहे दुकान करते हो चाहे कोई बिजनेस करते हो, तो आपको ये ऑप्शनल रहता है कि आप पीपीएफ में पैसा जमा कर सकते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे एक बात और मैं बताऊं आपको, केवल पब्लिक ही नहीं बल्कि एम्प्लॉय भी अगर चाहे तो इसमें अपना पैसा वो इन्वेस्ट कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो इसमें नहीं कर सकता इन्वेस्ट, वो पीपीएफ की स्कीम ले सकता है, इसमें भी वो वैसा इन्वेस्ट कर सकता है। परंतु अगर ईपीएफ अकाउंट एम्प्लॉयज के पास है तो उस स्थिति में वो ईपीएफ में ही अपना पैसा डालता है, क्योंकि इसमें पीपीएफ की बजाय ज्यादा ब्याज मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें इंडिविजुअल इनकम के जो व्यक्ति हैं, जो आपकी व्यक्तिगत इनकम है वो उसको आप पीपीएफ में डाल सकते हैं। और खाता कौन खोल सकते हैं? रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का निवासी कोई भी हो वो इसमें खाता खोल सकता है। और इसमें अगर हम अमाउंट की बात करें तो इसमें मिनिमम अमाउंट जो है 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख तक एनुअल भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ओके। इंटरेस्ट रेट भी इसमें फ्लक्चुएट होता रहता है, यहाँ पे 7 से 8% जो इंटरेस्ट रेट इसमें मिल ही जाता है लगभग, परंतु फिर भी तिमाही या 3 महीने के बाद जो है इसमें परिवर्तन आता रहता है। जो इंटरेस्ट इसमें जुड़ता है वो तिमाही जुड़ता है। ओके दोस्तों, और मैच्योरिटी की बात करें तो इसकी 15 वर्ष है, 15 वर्ष के बाद इसको आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल भी 20 में हो सकती है, 5 वर्ष के बाद पार्शियल विड्रॉल होगी। अब 5 की बजाय 7 वर्ष कर दी गई है, परंतु मेरे पास अभी ऐसी जानकारी पुख्ता नहीं है। एक बैंक मैनेजर से बात करने पे मुझे ये पता चला कि अब इसकी जो पार्शियल विड्रॉल की अगर हम बात करें पीपीएफ में तो वो 7 वर्ष के बाद कर सकते हैं। ओके दोस्तों, डेट लायबिलिटीज यहां भी आपको मिलती है, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि कोर्ट इस लायबिलिटीज ये जो पीपीएफ में आपका पैसा है उसे कहीं भी अटैच नहीं कर सकता है। टैक्स की बात करें तो ये भी ट्रिपल ई पे रहेगा। एग्जाम्पशन 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 मतलब इस न जमा करने पे आपको टैक्स लगेगा और ना ही विड्रॉल करने में टैक्स लगेगा, और डिपॉजिट और इंटरेस्ट के साथ जितना भी पैसा मिलेगा वो आपका टैक्स फ्री रहेगा। ओके दोस्तों, यहां भी अगर हम बात करें तो 1 पर्सन 1 अकाउंट, केवल एक व्यक्ति का एक ही खाता होता है और उसी खाते के अनुसार ही वो सारा सिस्टम जो है वो पीपीएफ अकाउंट का ऑपरेट होता है। कोई व्यक्ति 1 से 2 खाते नहीं पीपीएफ के खोल सकता है जैसा कि ईपीएफ में होता है।
पहले हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये जनरल प्रोविडेंट फंड है। ओके दोस्तों, इसमें होता क्या है, यहां पे देखिए ईपीएफ अकाउंट की अगर हम बात करें तो इसमें 12% जो है बेसिक सैलरी का पैसा इसमें ईपीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। अब मान लो मैं हूं यहां पे, अगर मेरे पास बाग बगीचे हैं या कोई दूसरी इनकम है तो स्वाभाविक सी बात है, तो मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पास दूसरी जगह से भी कमाई हो रही है। उस स्थिति में एम्प्लॉय ये कहता है कि मैंने जो है 12% से ज्यादा पैसा इसमें जमा करना है, 12% से ज्यादा पैसा इसमें जमा करना है। जब 12% से ज्यादा पैसा इसमें जमा करेंगे तो फिर ये ईपीएफ ना रह के जीपीएफ हो जाता है, जनरल प्रोविडेंट फंड हो जाता है। ओके दोस्तों, यही जीपीएफ है। ईपीएफ का दूसरा रूप क्या है, जीपीएफ है, परंतु यहां पे जो 12% की बात करें वो यहां पे ज्यादा हो जाती है। मतलब 12% के बाद यहां पे एम्प्लॉय जो है जितना चाहे 25% अपनी बेसिक सैलरी का जमा करे या 30 करे या 40 करे, वो उस एम्प्लॉयज पे है क्योंकि उसे ये लगता है कि अभी उसे पैसे की जरूरत नहीं है, इसलिए वो जीपीएफ अकाउंट में ज्यादा पैसा डालना चाहता है। ठीक है, जीपीएफ अकाउंट में ज्यादा पैसा वो डालेगा क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो वो क्या मिल जाता है, लगभग 8 से 9% के बीच में मिल जाता है, जैसा कि यहां पे बताया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, एम्प्लॉय जो है इसको प्रेफर करेगा। 8 से 9% अगर ब्याज मिलेगा तो जीपीएफ अकाउंट में एम्प्लॉय डालेगा। तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि जब 12% से ज्यादा पैसा किसी एम्प्लॉय ने कहीं पे जमा करना है तो उस स्थिति में उसके अकाउंट का जो ईपीएफ का रूप जो है वो जीपीएफ में बदल जाता है। ओके दोस्तों, क्लियर है। तो उसके बाद हम बात करते हैं बीपीएफ की। ये कौन सी बला है, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए यहां पे हमने जीपीएफ की बात करी, और जो पब्लिक सेक्टर में जो इंप्लॉय होते हैं या प्राइवेट कंपनीज में जो इंप्लॉय होते हैं उनके जो नियोक्ता है या एम्प्लॉयर है वो भी अपने एम्प्लॉयज को ये कहते हैं कि अगर आपने 12% से ज्यादा पैसा अगर आपने ईपीएफ अकाउंट में काटना है तो आप काट सकते हैं। अगर कोई प्राइवेट इंप्लॉय या किसी संस्था का कोई वर्कर जो प्राइवेट हो वो कहता है कि मैंने अपने अकाउंट में जो है 12% से ज्यादा काटना है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 25 हो सकता है, जितना भी हो सकता है, तो उस स्थिति में इसे उस अकाउंट को बीपीएफ का नाम दिया जाता है। मतलब वॉलंटरली प्रोविडेंट फंड। वॉलंटरली का मतलब इच्छा से, अपनी इच्छा से वो व्यक्ति जो है वो एम्प्लॉय किया 12% की बजाय 20% दे रहा है या 30% इसमें जमा कर रहा है, वो जितना भी चाहे, परंतु 12 से जब ज्यादा होता है तो उस स्थिति में उसे बीपीएफ अकाउंट का नाम दिया गया है। ओके दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।